हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 11 भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे त्रुटि। त्रुटि एक्चुअली में ये नाम दिया गया है मापन में जो हम गलतियां करते हैं। सपोज ये लंबाई हमें नापनी है और इस स्केल किसी भी स्केल से नापने में जो इस लंबाई में अंतर आएगा। सपोज ये स्केल लगाया है यहाँ पर, अब इसको जितनी बार भी हम मेजर करेंगे, जितनी बार भी इसका मापन करेंगे, इसकी लंबाई को नापेंगे या स्केल चेंज करेंगे, तो हर बार कुछ ना कुछ अंतर निश्चित है, कुछ ना कुछ अंतर आएगा, डिफरेंस आएगा। तो जो अंतर आ रहा है यही तकनीकी रूप से त्रुटि कहलाती है। त्रुटि यानी कि एरर। किसी मापक यंत्र कुछ भी हो सकता है। आप स्केल लंबाई नाप रहे हो तो स्केल का प्रयोग करेंगे, या वेट नाप रहे हो तो बैलेंस का प्रयोग करेंगे, आयतन नाप रहे हो तो किसी बर्तन या धारिता का प्रयोग करेंगे। इसमें त्रुटि की हम डेफिनेशन लिखेंगे। किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए पाठ्यांक में ये पाठ्यांक से मतलब है जो रीडिंग, जो वैल्यू उस स्केल या उस यंत्र द्वारा दी जा रही है। किसी मापक यंत्र द्वारा लिए गए पाठ्यांक में अनिश्चितता तकनीकी रूप से यानी कि टेक्निकली त्रुटि कहलाती है। अब ये अनिश्चितता जो है यानी कि त्रुटि, वो सामान्य रूप से दो प्रकार की होती है। तो त्रुटि के प्रकार नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। सामान्यतः त्रुटि, या सीधा लिखेंगे त्रुटि, दो प्रकार की होती है। नंबर 1 क्रमबद्ध त्रुटि, और नंबर 2 यादृच्छिक या रैंडम एरर। ये जो क्रमबद्ध त्रुटि है इसका हमें कुछ ना कुछ रीजन पता होता है कि किस कारण से हो रही है। यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम त्रुटि, इसका कोई रीजन निश्चित नहीं होता, इसके एरर होने का कारण हमें ज्ञात नहीं होता। लेकिन जो क्रमबद्ध त्रुटि है इसका हमें मालूम होता है कि ये क्यों हो रही है। ऐसी त्रुटि जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से
किसी निश्चित नियम से पाई जाती है, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है। इसके मुख्य स्रोत निम्न है, जो इसका सोर्सेज है। नंबर 1, यंत्रगत त्रुटि। ये त्रुटि जो मापक यंत्र हम प्रयोग कर रहे हैं उसके कारण, उसमें उसके अंशांकन के कारण त्रुटि या किसी दूसरे कारण, मतलब कुल मिलाकर जो एरर डिपेंड कर रही है उस यंत्र पर कर रही है। यंत्र को यदि हम चेंज करेंगे तो निश्चित रूप से त्रुटि में भी अंतर आ जाएगा। तो यंत्रगत त्रुटि में लिखेंगे ये त्रुटियां मापक यंत्र के त्रुटिपूर्ण अंशांकन मतलब वो जो उस पर मार्क लगाए गए हैं, सेंटीमीटर, जैसे स्केल आप यूज करते हो, स्केल पे जो मार्क होते हैं सेंटीमीटर के, इंच के, वे जो मार्क लगाए गए हैं उनमें एरर हो गई, उनका स्पेस बराबर नहीं रहा या स्पेस गलत हो गया, तो उस एरर के कारण जो त्रुटि होगी वो यंत्रगत त्रुटि कहलाएगी। तो ये त्रुटि मापक यंत्र के त्रुटिपूर्ण अंशांकन या शून्यांक त्रुटि के कारण होती है। शून्यांक से मतलब है उस स्केल का इनिशियल पाठ्यांक, यानी कि 0, प्रथम 0 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर होगा। 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, यहाँ 0, यहाँ पर 5.5 सेंटीमीटर, और ये 5 का खाने के बाद सीधा 1 सेंटीमीटर। तो ये जो 0 लिया है ये सही जगह पर ना हो, आगे पीछे हो रहा हो, या स्केल में से ये टूट गया हो और हमने उस पर ध्यान ना दे रहे हो, तो इस त्रुटि के कारण भी जो मापन में एरर आएगी, अनिश्चितता आएगी, वो यंत्रगत त्रुटि कहलाएगी। दूसरी बात ये प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता। ये डिपेंड करती है मापन करने वाले व्यक्ति पर कि वो उस प्रयोग को किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से पूरा कर रहा है, किस तरह नाप रहा है। सपोज ये लंबाई हमें नापनी है, अब मार्क यहाँ पर इस तरह से बने हुए हैं। कन्फ्यूजन होगा इन दोनों मार्क में। इन जनरल जब हम कोई लंबाई नाप रहे होते हैं तो स्केल के ठीक सामने हमें नज़र रखनी चाहिए, ऊपर, इसके ऊपर आंखें होनी चाहिए, जस्ट ऊपर। तो हमें ये जो भी वैल्यू मिलेगी वो काफ़ी एक्यूरेट होगी, त्रुटि रहित होगी।
लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो साइड से देख रहे हैं, इधर से देख रहे हैं या इधर से देख रहे हैं, तो उस स्थिति में ये दोनों पैलेस चूँकि बहुत निकट होते हैं घट सकते हैं या बढ़ सकते हैं। तो ये जो अनिश्चितता हो रही है ये त्रुटि है, और ये प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण है। हमें नहीं मालूम कि लंबाई को सही तरह कैसे नापेंगे, या और दूसरा जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें उसकी रीडिंग यानी कि पाठ्यांक किस तरह लेंगे। तो ये डिपेंड करती है प्रयोग करने वाले व्यक्ति पर। ये त्रुटि तब अस्तित्व में आती है जब प्रेक्षक बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तन से बेखबर रहता है। या इन परिवर्तनों पर ध्यान नहीं देता। वो परिवर्तन ताप हो सकता है, टेम्परेचर के कारण भी कई पाठ्यांकों में एरर आ जाती है। तो इस तरह की जो एरर होगी वो प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता के कारण आती है। और तीसरी आती है व्यक्तिगत त्रुटियां। ये भी व्यक्ति टू व्यक्ति जो भी प्रयोग कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उस पर डिपेंड करती है। इन त्रुटियों के घटित होने का या इन त्रुटियों का मुख्य कारण प्रेक्षक यानी कि जो कि प्रयोग कर रहा है या उस रीडिंग को परफॉर्म कर रहा है, देख रहा है, इन त्रुटियों का मुख्य कारण प्रेक्षक की लापरवाही होती है। प्रत्येक प्रयोग को करने में जो हमें सावधानी बरतनी होती है, जो सावधानी बताई जाती है, उन पर ध्यान न देना, इस तरह की त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि कहलाती है। कोई व्यक्ति किसी भी काम को बड़े अच्छे ढंग से कर सकता है, दूसरा उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकता है, तो इसलिए ये भी व्यक्ति टू व्यक्ति डिपेंड करती है, चेंज होती है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट आता है जो दो प्रकार हमने बताए थे, पहला बताया था क्रमबद्ध और दूसरा यादृच्छिक यानी कि रैंडम एरर। तो क्रमबद्ध त्रुटि का तो एक नियम निश्चित है, उसको हम काफ़ी हद तक रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो रैंडम एरर है, यादृच्छिक त्रुटि है, यादृच्छिक त्रुटि इसका कोई ज्ञान नहीं होता, ये क्यों हो रही है, कैसे आ रही है। जो एग्जैक्ट वैल्यू हमें निकालनी होती है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिल पा रही, इसलिए इनको नाम दिया गया है रैंडम एरर। ये ऐसी त्रुटि होती है जिनके स्रोत का कोई ज्ञान नहीं होता। ये क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है, इसके बारे में हम अनभिज्ञ होते हैं। इसलिए ही
इन्हें आकस्मिक त्रुटि भी कहते हैं। इन त्रुटियों को मापन की जाने वाली राशि के अधिक से अधिक प्रेक्षण लेकर इनके प्रभाव को कम किया जा सकता है। कोई भी प्रयोग हम कर रहे हैं, विभिन्न टेम्परेचरों में करेंगे, विभिन्न समय पर करेंगे, विभिन्न परिस्थितियों में करेंगे, उन सब का औसत निकालेंगे, मध्यमान निकालेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट मिलेगा तो उस रिजल्ट में ये रैंडम एरर काफ़ी हद तक रिमूव हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है जो कि हमारे कैलकुलेशन की दृष्टि से या न्यूमेरिकल की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, निरपेक्ष त्रुटि। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व प्रेक्षित मान का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी की जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन प्रैक्टिकली सपोज वो वैल्यू 10 आई, तो यहाँ पर ये वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है, मानक वैल्यू है, और जी की वैल्यू जो हमें 10 मिल रही है वो प्रेक्षित वैल्यू है। इन दोनों का जो भी डिफरेंस होगा वो अंतर की बात करिए, हमें घटाना, बड़ी राशि में से छोटी राशि को घटाना है, अंतर की बात करिए, वो अंतर ही निरपेक्ष त्रुटि कहलाएगा। यानी कि निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान डिफरेंस प्रेक्षित मान। लेकिन इसको डिफरेंस के बजाय माइनस ही ले लेते हैं, माइनस ही यूज कर लेते हैं, और जब भी उन एरर का हम संयोजन करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, इसको नहीं लिखना है हमें, इसको हटा देते हैं, तो केवल और केवल उनकी वैल्यू को महत्व देंगे, उनके चिन्ह को नहीं। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं। माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान, भौतिक राशि कुछ भी मान लो, जैसे स्मॉल जी कहा था, स्मॉल जी कह सकते हैं, या कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू ए मान लो, वास्तविक मान ए है, और विभिन्न प्रेक्षणों से जो मान प्राप्त हो रहे हैं, माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान ए है और विभिन्न प्रेक्षणों
से प्राप्त मान क्रमशः A1, A2, A3 एंड सो ऑन एन टाइम्स हमने इसको परफॉर्म किया, n प्रेक्षण लिए, तो ये वैल्यू भी an हो जाएंगी। अतः मापन में निरपेक्ष त्रुटि, अब ये जो निरपेक्ष त्रुटि निकालेंगे इसके साथ में डेल्टा वर्ड यूज करेंगे, यानी कि चेंज के लिए जो आ रहा है, जो वैल्यू में, जो मान में परिवर्तन आ रहा है। पहली रीडिंग में लेना है तो डेल्टा A1 बराबर वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। इसी तरह डेल्टा A2 वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान। इसी तरह से ये डेल्टा AN बराबर हो जाएगा A माइनस AN। तो इस तरह ये जो वैल्यू हमें मिलेंगी, ये निरपेक्ष वैल्यू मिलेंगी, निरपेक्ष त्रुटि की मान मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आता है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। नेक्स्ट हेडिंग है माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि। इसके नाम से ही साफ तो क्लियर हो रहा है, साफ हो रहा है कि ये जो निरपेक्ष त्रुटि हमें मिली, इन सब का औसत हमें निकालना है, इन सब का माध्य निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। तो मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, यदि हमारे पास में कुछ राशि है और उनका हमें समांतर माध्य या औसत या माध्य निकालना है, तो उन सबको जोड़कर, जो भी उनके परिमाण हैं, उनकी वैल्यू है, उन सबको जोड़कर उनकी संख्या से जितने भी प्रेक्षण हैं डिवाइड कर दे, तो वो वैल्यू माध्य या औसत वैल्यू हमें प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ लिखेंगे विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों का समांतर माध्य, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। यहाँ कोमा लगाएंगे, माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। इसका मतलब अतः माध्य निरपेक्ष त्रुटि, क्योंकि माध्य निकालना है तो उस राशि के ऊपर डेल्टा A के ऊपर ये बार का चिन्ह लगाएंगे। इसका मतलब ये औसत वैल्यू, उसकी एवरेज वैल्यू, उसका मीन वैल्यू को हमें दे रहा है। बराबर होगा इन सब के परिमाण डेल्टा A1, चिन्ह को इग्नोर करेंगे, प्लस डेल्टा A2, यदि नेगेटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, प्लस एंड सो ऑन डेल्टा AN अपॉन, चूँकि n वैल्यू है तो n से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगी हमारी औसत या निरपेक्ष त्रुटि। इसको शॉर्ट में यदि लिखना चाहे तो डेल्टा A बार बराबर 1/n कॉमन ले लिया, क्योंकि ये प्लस हो रहे हैं और प्लस के लिए सिग्मा का प्रयोग करते हैं। और किसका योग कर रहे हैं हम? डेल्टा A का। अब ये कितनी वैल्यू है उसको डिफाइन करने के लिए यहाँ बेस में I बनाएंगे और I को डिफाइन करेंगे इस सिग्मा के ऊपर नीचे, यानी कि I की वैल्यू 1 से स्टार्ट होकर n तक जा रही है। तो I की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर n तक है, यानी कि I = 1 बराबर है I = n। यहाँ पे जो वैल्यू हम रखेंगे इस I की वो 1 से स्टार्ट करेंगे, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AN। इस तरह जो वैल्यू मिलेगी ये औसत या माध्य
निरपेक्ष त्रुटि होगी। इसके बाद आता है नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। अब यदि इस वैल्यू को इसके वास्तविक मान से डिवाइड कर दे तो ये वैल्यू या ये एरर सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि कहलाएगी। तो किसी भौतिक राशि की माध्य या औसत निरपेक्ष त्रुटि व उसके वास्तविक मान का अनुपात सापेक्ष भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। इसका मतलब भिन्नात्मक त्रुटि बराबर होगा डेल्टा ए अपॉन ए, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, या डेल्टा ए बार अपॉन ए भी इसको हम लिख सकते हैं। जनरल केस के लिए इनको प्रतिशत में देखा जाता है, तो प्रतिशत त्रुटि। अब यदि इस सापेक्ष भिन्नात्मक त्रुटि को सापेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि को 100 से गुणा कर दे तब यह प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। इसका मतलब प्रतिशत त्रुटि जो बराबर होगा वो सापेक्ष त्रुटि। सपोज कोई राशि x है, उसमें जो माध्य या औसत या अधिकतम संभावित त्रुटि हो रही है वो डेल्टा x और वास्तविक मान x है, और इसकी वैल्यू को हम 100 से मल्टीप्लाई कर दें तब ये त्रुटि प्रतिशत त्रुटि कहलाएगी। इसके बाद इसमें आता है, अभी हमने वर्ड यूज किया अधिकतम संभावित त्रुटि। तो ये जो अधिकतम संभावित त्रुटि है ये उस मापक यंत्र की अल्पतमांक पर डिपेंड करती है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। पहले लिखे हम अधिकतम संभावित त्रुटि। हालांकि ये निरपेक्ष औसत निरपेक्ष त्रुटि का ही एक रूप है, अधिकतम संभावित त्रुटि, जिसको शॉर्ट में उस मापक यंत्र के अल्पतम मांग के बराबर मान लिया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे किसी पाठ्यांक में अधिकतम संभावित त्रुटि
उस मापक यंत्र की अल्पतमांक के बराबर होती है। लेकिन कभी कभी हो सकता है कि अल्पतमांक ना दी हो, तो अंक के क्वेश्चन दे दिया उसमें अल्पतमांक नहीं दी हुई है, तो वहां पर यदि अल्पतमांक न दी गई हो तो पाठ्यांक के अंतिम 0 या अंक को 1 करके शेष अंकों को शून्य लिख देते हैं। जो उस पाठ्यांक में अधिकतम या औसत निरपेक्ष त्रुटि, संभावित त्रुटि के बराबर होगा। अब आता है त्रुटियों का संयोजन, कि हम त्रुटि यदि सीधी सीधी जैसे लंबाई नाप रहे हैं तो केवल और केवल मापक यंत्र के लंबाई पर ही डिपेंड करेगी, लेकिन यदि कोई राशि 2 या 2 से अधिक राशियों के योग पर, अंतर पर, गुणा पर, भाग पर, घातांक पर डिपेंड करती है, तो तब एरर को किस तरह कैलकुलेट करेंगे, किस तरह ज्ञात करेंगे, तो वो निकालेंगे। अब हम लिखेंगे त्रुटियों का संयोजन। इसमें नंबर 1 योग में माना कोई राशि z है जो कि x और y दोनों के योग पर डिपेंड कर रही है, z बराबर x प्लस वाई, और यदि x व y के मापन में त्रुटि प्लस माइनस डेल्टा x व प्लस माइनस डेल्टा y है, तब यह एरर अधिक भी हो सकती है, जो डिफरेंस आ रहा है, और कम भी हो सकता है वास्तविक मान से, इसलिए यहाँ पर चिन्ह यूज किया है प्लस और माइनस। तो उस परिस्थिति में जो z की वैल्यू होगी, z प्लस माइनस डेल्टा z, ये z में अधिकतम संभावित त्रुटि होगी, और x की वैल्यू जो हम रखेंगे वो x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस y की वैल्यू जो रखेंगे y प्लस माइनस डेल्टा y। इस तरह z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x, ये प्लस है तो इन चिन्हों पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज लिख लेंगे। z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इसको एक साथ ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस माइनस दोनों का कॉमन ले ले, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा x प्लस डेल्टा y, इस तरह ये ब्रैकेट बंद। प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इसको हम इधर ले गए तो माइनस z प्लस ये जो x प्लस y है, ये ऑलरेडी हमें पता है कि z के बराबर है, यानी कि z बराबर x प्लस y, तो इस x प्लस y की जगह लिख देंगे z, और ये प्लस माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा y,
इस तरह ये जेड से जेड कैंसिल, तो डेल्टा जेड बराबर आ गया डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। अब इसको दोनों ओर यदि हम जेड से डिवाइड कर दे तो भिन्नात्मक त्रुटि निकल आएगी। अतः भिन्नात्मक त्रुटि क्या किया, जो वैल्यू आई हमारे पास में डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन जेड, दोनों ओर से जेड से डिवाइड करेंगे तो कोई प्रभाव इसके मान पर नहीं पड़ेगा। और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई, और यहाँ जेड की जगह एक्स प्लस वाई, क्योंकि जेड बराबर है एक्स प्लस वाई के। अतः जेड में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, यहाँ अधिकतम वर्ड यूज किया है तो इस पर मॉडुलस का चिन्ह लगाएंगे, डेल्टा जेड अपॉन जेड, यहाँ बेस में मैक्सिमम लिखेंगे, क्योंकि प्रतिशत की बात कर रही है तो गुणा 100 लिखेंगे। और जब भी अधिकतम आ जाएगा तो इन डेल्टा वाले वर्ड के बीच में, इसके नहीं, यदि कहीं नेगेटिव है तो यहाँ तो नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और ये गुणा 100। तो इस तरह ये जेड के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि इस सूत्र के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है बिल्कुल सिमिलर, इसी तरह अंतर में, जहाँ जेड बराबर एक्स प्लस वाई था उसकी जगह अब की बार हमें एक्स माइनस वाई कर देना है। माना जेड बराबर एक्स माइनस वाई, और यदि एक्स वाई व जेड में अधिकतम संभावित त्रुटि क्रमशः प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई व प्लस माइनस डेल्टा जेड हो, तो ये किस तरह लिखा जाएगा, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स, बीच में माइनस, और y की जगह y प्लस माइनस डेल्टा वाई। z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, ये ब्रैकेट खोलेंगे, x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस वाई, और ये माइनस है तो ऊपर वाला प्लस माइनस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा वाई। z ये प्लस माइनस डेल्टा z, इसको इधर ले जाए माइनस जेड, इन दोनों को एक साथ ले ले एक्स माइनस वाई, इन दोनों में से प्लस माइनस कॉमन ले ले, इसमें से और इसमें से, तो यहाँ बचेगा डेल्टा एक्स, क्योंकि ये प्लस माइनस लिया है और यहाँ माइनस प्लस है तो बीच में फिर माइनस आ जाएगा, और ये लिखेंगे डेल्टा वाई। इस तरह से ये रीअरेंज कर लिया, और हमें पता है कि जो माइनस जेड है वो एक्स माइनस वाई के बराबर है, तो इसको माइनस जेड रहने दो और एक्स माइनस वाई को लिख दिया हमने जेड प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई। इस तरह जेड से जेड कैंसिल, तो ये अधिकतम संभावित त्रुटि डेल्टा जेड की वैल्यू आ गई डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई। लेकिन यदि इसके साथ हम अधिकतम यूज करेंगे तो यहाँ पर माइनस नहीं बल्कि प्लस करना पड़ेगा। तो लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में आते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि यदि हमें निकालनी है, सापेक्ष त्रुटि निकालनी है, तो दोनों ओर जेड से डिवाइड कर देंगे, और जेड की वैल्यू
वो x माइनस वाई के बराबर है। तो z में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि मॉडुलस डेल्टा जेड अपॉन जेड और बेस में मैक्सिमम बराबर होगा डेल्टा एक्स, अब ये माइनस की जगह यहाँ प्लस लेंगे, डेल्टा वाई त्रुटियों का संयोजन हो जाएगा, जोड़ेंगे घटाएंगे नहीं, और ये एक्चुअल राशि है, मूल राशि है, तो ये x माइनस वाई ही रहेगा, इसमें पॉजिटिव नहीं करेंगे। अब प्रतिशत निकालना है तो एक लाइन और लिखेंगे, जेड में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्सिमम, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर हो जाएगा डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू 100। तो इस तरह ये वैल्यू जो मिलेगी वो इस जेड में अधिकतम संभावित त्रुटि जो कि x और y दो राशियों के अंतर पर डिपेंड कर रही है। तीसरा इसमें आता है गुणन में। यदि कोई राशि z है वो दो राशियों के गुणनफल, अभी तक योग में पढ़ा, अंतर में पढ़ा, अब गुणनफल यानी कि x गुना y में पढ़ते हैं। नंबर 3 गुणन में माना z जो है वो एक्स वाई के बराबर है। तो यहाँ पर हम log की हेल्प लेंगे, कक्षा 8 में आप लोग पढ़ चुके हो। log लेने पर दोनों ओर log लगा दो, log z बराबर log एक्स वाई। अब यहाँ पर log के कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं। log एक्स वाई बराबर होगा log x प्लस log y। log x अपॉन y बराबर होता है log x माइनस log y। log x की पावर a बराबर होता है a log x। इन फॉर्मूलों की हेल्प से इस log एक्स वाई को हम लिख सकते हैं log x प्लस log y। अब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे, अवकलन करेंगे, तो इसका अवकलन log z का जो अवकलन होगा वो एक्चुअली में डी जेड अपॉन जेड हो जाएगा। इस डी जेड को रिप्लेस कर देंगे डेल्टा से, तो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड बराबर, इसी तरह log x को लिखेंगे डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और इस y को लिखेंगे डेल्टा y अपॉन y। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास में भिन्नात्मक त्रुटि आ गई। तो z में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि z में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो यहाँ पर मॉडुलस डेल्टा जेड अपॉन जेड बेज में मैक्सिमम बराबर मॉडुलस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स गुना 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई गुना 100। ठीक इसी तरह यदि गुणन के बजाय भागफल है, नंबर 4 डिवीजन में यानी कि भाग में, जो z है वो x अपॉन वाई के बराबर है, तो log लेंगे, यहाँ पर x अपॉन वाई लिखेंगे। x अपॉन वाई होगा log x माइनस log y के बराबर, अवकलन करेंगे सेम यही राशि आ जाएगी। और z में यहाँ पर ये वैल्यू आई है हमारी एक्चुअल वैल्यू, लेकिन जब अधिकतम की बात करेंगे
तो एक लाइन यहाँ बढ़ा लेंगे, जेड में अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि या डेल्टा जेड अपॉन जेड में मैक्सिमम बराबर होगा डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई, दोनों को जोड़ेंगे और प्रतिशत निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, यही सूत्र इसमें आ जाएगा। ये भागफल की बात हो गई। तीसरा नंबर, नेक्स्ट नंबर 5 आता है इसमें घातांक में। मान लिया जेड कुछ ऐसी राशि है जो ए क्यूब बी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 पर डिपेंड कर रही है। ये पावर इन जनरल कुछ भी हो सकती है, इन्हें आप पी क्यू आर भी मान सकते हो, इसको पावर लेस भी मान सकते हो। तो यहाँ पर उसी तरह दोनों ओर का लॉग लेंगे और यहाँ लिखेंगे ए क्यूब बी की पावर 2 अपॉन सी की पावर 4। इसको लिखेंगे हम लोग जेड। अब ये गुणा में है तो ए क्यूब प्लस लॉग बी स्क्वायर, और ये अपॉन में है तो ये आ जाएगा माइनस लॉग सी की पावर 4। इसको एक लाइन और बढ़ाएंगे यहाँ पे, लॉग जेड बराबर ये जो पावर है ये गुणा में आ जाएगी 3 log a प्लस 2 log b माइनस 4 log c, जो भी हमने log के फॉर्मूले बताए थे उनकी हेल्प से हम ये लिख देंगे और फिर अवकलन करेंगे तो डेल्टा जेड अपॉन जेड, ये 3 डेल्टा एक्स के बजाय डेल्टा ए अपॉन ए, और यहाँ पर प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी माइनस 4 डेल्टा सी अपॉन सी। और अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जहाँ भी माइनस आ रहा है उसको प्लस कर देंगे, 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी माइनस की जगह प्लस 4 डेल्टा सी अपॉन सी। तो इस सूत्र से हम देख रहे हैं कि यदि किसी सूत्र में किसी राशि की जितनी बड़ी पावर होगी उसमें एरर उतने ही गुनी अधिक हो जाएगी। तो इसलिए ऐसे स्थान पर हमें उस राशि के मापन में बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। जैसे यहाँ पर है 3 राशि है, इसकी पावर 3 है, इसकी 2 है, इसकी 4 है, तो यहाँ पर जो ये रिजल्ट प्रभावित होगा सबसे ज़्यादा इसके कारण होगा, इस सी राशि के कारण होगा। तो हमें सबसे ज़्यादा सावधानी इस सी के मापन में करनी होगी, उसके बाद ए के मापन में करनी होगी और उसके बाद बी के मापन में करनी होगी, ताकि त्रुटि को कम से कम किया जा सके, उसको त्रुटि रहित किया जा सके। अब बात आती है जेड में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो इनके आगे गुणा 100 लगाकर प्रतिशत में कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्सिमम इंटू 100 बराबर हो जाएगा थ्राइस ऑफ डेल्टा ए अपॉन ए गुणा 100 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल्टा बी अपॉन बी गुणा 100 प्लस 4 टाइम डेल्टा सी अपॉन सी गुणा 100। तो इस तरह ये घातांक में कंप्लीट। इसमें लास्ट सूत्र आपका जो न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, हालांकि उसको हम पढ़ भी चुके हैं, भिन्नात्मक त्रुटि के रूप में प्रयोगात्मक प्रतिशत, ये जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वहां भी यूज कर सकते हैं, त्रुटि बराबर होगा प्रयोग द्वारा जिस भी राशि को हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका प्रमाणिक मान और उसके प्रायोगिक मान, यानी कि जो प्रयोग द्वारा प्राप्त हुआ, दोनों के डिफरेंस का
डिवाइड करें प्रामाणिक मान से, यानी कि सापेक्ष वैल्यू निकल गई, और प्रतिशत निकालना है तो इसको गुणा कर दो 100 से। तो ये इस तरह से प्रयोगात्मक प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। तो ये सब कंप्लीट कीजिए, नेक्स्ट टॉपिक में इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।